अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नए माली साल के पहले दिन हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम मार दिया। रात गए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 265 रुपये से जायद हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे का इजाफा सामने आया है, जिसके बाद डीजल की फ़ी लीटर कीमत 277 रुपये से जायद हो गई है। माजी में जब पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा होता था तो यही मुस्लिम लीग नून की क़यादत पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के मुज़म्मरात से अवाम को आगाह करती थी कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो उसके असरात आम अवाम पर किस तरह पड़ते हैं। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे थे तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस वक्त की हुकूमत को ना सिर्फ अवाम दुश्मन करार देती थी बल्कि कौम को ये भी बावर करवाती थी कि मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज अपने ट्वीट के जरिए अवाम को बताती थी कि उनकी दवाई, रोटी और बिजली महंगी होने से सिर्फ उस हुकूमत को ही फर्क पड़ेगा जो अवाम के वोट से इक़्तिदार में आएगी। मरियम नवाज का कहना था कि अवाम की मर्जी के खिलाफ आई हुकूमत कभी अवाम की खैर खा नहीं हो सकती। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये सवाल करती थी कि हुकूमत बताए मजबूर अवाम उनकी नाअहली और नालायकी का बोझ मजीद कैसे बर्दाश्त करें। ना सिर्फ ये, मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम को ये भी बताती थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो अवाम को रिलीफ देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अवाम को हमेशा ही रिलीफ देती आई है। आते साथ जो तबाही इमरान ने की है, जो बर्बादी उसने फेरी है 22 करोड़ अवाम की, अब उसको टाइम लगेगा, लेकिन नवाज शरीफ नाम है खिदमत का, शहबाज शरीफ नाम है खिदमत का, मुस्लिम लीग नून निशान है खिदमत का। और जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी नून लीग की न सिर्फ हुकूमत आएगी बल्कि हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे, गरीब को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अपने तमाम दावों और वादों के बरक्स हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट अवाम के लिए मुश्किलात से भरपूर है बजट है, जिसमें अवाम को कोई रिलीफ मुहैया नहीं किया गया बल्कि टैक्स दहिंदगान पर मजीद 1.7 खरब के टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है, जबकि हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी के बजाय इजाफा कर दिया है। इस तरह अवामी नुमाइंदों ने भी अवाम से कुर्बानी के एवज अपने अखराजात और मरात में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। राय साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे कर लूँ। बजट, उसके बाद बहस भी हुई, हमने देखा ईवान में भी खासा उसको लेकर शोर शराबा हुआ, मंजूर हो गया है, बहरहाल पास हो गया है बजट। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी आज का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट था। किसी से भी आप जाके पूछें इस बजट के ऊपर, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। अता ताहर साहब कहते हैं अप्रिशिएट करें हमारी अच्छी माशी पॉलिसीज़ को। कौन सी अच्छी माशी पॉलिसी है जिसे हमें अप्रिशिएट करना है सर? देखें, दो चीज़ें, एक मुल्क की इकॉनमी के हवाले से मुआशी पॉलिसी और एक उस मुल्क में बसने वाले इंसानों के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं है। देखें इसको कि एक आम आदमी और बिलखसूस सैलरीड क्लास का जो अभी तक तो बजट की वो जो तमाज़त है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची, तो वो डेफिनेटली उसके असरात आएंगे इकॉनमी में। लेकिन ये आर्जी है, जो बुनियादी नुक्ता है जो बताने की ज़रूरत है कि जिस तरह मुआशी इस्तेहकाम आया है, मुआशी इस्तेहकाम के कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? पहला इंडिकेटर करेंसी की स्टेबिलिटी है, वो हमारी करेंसी बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े लंबे अरसे के लिए स्टेबल है आज की तारीख। दूसरा इंडिकेटर स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देख लें, उसमें गिरावट नहीं है, उसमें इजाफा है और बड़ी तेज़ी से इजाफा है। लेकिन माशी स्टेबिलिटी का इंडिकेटर नहीं होता सर जनरली। चलें आप कह लें कि माइनर इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन इंडिकेटर तो है ना। और तीसरी चीज़ होती है जो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है, वो भी अगर आप इस साल का 30 जून के अभी तक फिगर्स नहीं आए, लेकिन 31 मई तक ऑलमोस्ट $27 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा फॉरेन रेमिटेंस थी, ये भी एक एतमाद की निशानदेही करती है। तीसरी चीज ये होगी, उसकी भी एक डाउन साइड है, साथ साथ क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो साथ साथ बात कर लेते हैं, जो मैसिव लेवल का ब्रेन ड्रेन है
लोग पैसे तो भेजेंगे ना सर, लेकिन इस मुल्क से जो लोग धड़ाधड़ जाई जा रहे हैं उसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। ये भी बात डिबेटेबल है कि हर कौम वो चीज एक्सपोर्ट करती है जो उसके पास एक्सपोर्ट के काबिल है या जिसकी ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, बिल्कुल होनी चाहिए। देखे ना कि हमारे पास अगर डॉक्टर्स बनने की पीछे से एक इस्तादाद मौजूद है तो व्हाई नॉट डॉक्टर्स शुड गो और सर्व अदर कंट्रीज और सेंड फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर हम सुई नहीं बना सकते बदकिस्मती से, तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स का बाहर जाना कोई काबिल एतराज़ नहीं है। दो व्यूज़ हैं। ये हम बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि वो जो एक ब्रांड ड्रेन की बात के पीछे चलेंगे, ब्रांड ड्रेन वहाँ से होता है जहाँ पीछे डर्थ हो। पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता डर्थ ऑफ एफिशिएंट पीपल नहीं है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। अगर वो एक इंप्रेशन ये ना कि कोई थोड़ा एफिशिएंट है और थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी रखता है, वो यहाँ से भागना चाहिए। देखिए ना, हर चीज प्रोडक्ट अगर तो वो भाग रहा है, वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है वो खतरनाक है, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन एक फ्लाइट है जो कि एफिशिएंट लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, दीगर वो लोग टेक्नीशियंस हैं सिविल इंजीनियरिंग में या इन चीज़ों में, तो ये सारे जो जा रहे हैं वहाँ पे बाहर, इनका कोई हर्ज नहीं है। दे आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई चीज़ जाए। एक तो ये हो गया। चौथा एक इंडिकेटर मैं अभी तक वो नहीं उसका जिक्र कर सका, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। वो जो $1 बिलियन पे, और ये हर 15 दिन के बाद आप इस फोरम पे यहाँ पे रोज़ शाम को गुफ्तगू क्या हो रही होती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, बनने जा रहा है, बन जाएगा, कुछ कहते थे बन चुका है, तो उससे आज कम से कम वो गुफ्तगू नहीं हो रही। तो वो भी तो उधार के पैसे हैं ना, रोल ओवर करते हैं बार बार उस फैसिलिटी को। चले जो भी है, हाँ। देखे ना, रोल ओवर तो उससे पहले भी होता रहा ना, बिल्कुल होता है। कौन सा लोन हमने, आप लोगों ने कोई नया काम किया है, लेकिन अब वो जब 9-10 बिलियन पे हमारा रिजर्व इस वक्त गए, इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देख लें, बाकी सारी इंडिकेटर्स वो पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो असरात इकोनॉमी पे तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों की अजियत है, मसलन बिजली के इजाफे से ख़तरात ये हैं कि बिजली का अगर रेट का इजाफा हुआ, गो कि हमारी हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए इसे कमी की है। अभी पिछले दिनों स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज आया है बिजली का, तो ये वाली चीज़ें, और ख़ुसूसन जो सैलरीड पर्सन पे टैक्स लगा जो अशद मजबूरी में, और ये भी मैं रिपीट कर दूँ इसको कि ये आर्जी है, इससे पहले भी सैलरीड पर्सन को रिलीफ्स मिले हैं। 25,000 सीलिंग थी, 30 पे गई, 50 पे गई, इसी तरह मुख्तलिफ स्लैब्स पे जो परसेंटेज थी वो कमी हुई, 2016 में हुई, 2017 में हुई। हार्डली वो इनसिग्निफिकेंट पीनट्स वाली जो है वो कमी होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम एक रिग्रेसिव टैक्सेशन इकोनॉमी है। डायरेक्ट टैक्स हमने कब कम किया है सर? वो मुझसे पैसे लेना बहुत आसान काम है एज कम्पेयर टू एक एग्रीकल्चरिस्ट या कोई इस तरह का कोई रिटेलर या कोई दुकानदार। मेरे से पैसे लेना बहुत आसान काम है, वो ले लिया। ये इस हद तक मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमारी हुकूमत भी इत्तेफाक करती है, लेकिन ये चूंकि एक हालत मजबूरी में स्टेप था, इसका रिलीफ मिलेगा और ये आर्जी है। ये मैं इसको पूरे बात करते हैं। मैं जरा यूसुफजई साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोगों ने भी जो आप कर सकते थे एहतजाज किया बजट के ऊपर, बजट बहरहाल मंजूर हो गया है। वजीर खजाना साहब ये कहते हैं कि हमें एहसास है कि हमने लोगों पर बोझ डाला है, हमें उसका जो एक रिएक्शन आ रहा है हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त चॉइस नहीं थी, आर्जी है, IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके बाद मुल्क जो है वो बेहतर ट्रैक पर चल पड़ेगा। कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये वही टीम है जो 1.5 साल पहले हुकूमत इन्होंने की, इमरान खान की हुकूमत खत्म इसलिए की थी कि जी महंगाई है। तो आप मुझे बताएं कि जब ये इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई और इन्होंने महंगाई कितने कम की है, और अब जो इन्होंने बजट पेश किया है वो तो सारा टैक्सेस से भरा हुआ बजट है, किसी तबके को नहीं छोड़ा है। और देखिए ज्यादातर वही लोग उसके बोझ तले दबे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि टैक्स बेस को बढ़ा देते और थोड़ा थोड़ा करके ये बिल्कुल वसूल करें। ये हर हुकूमत का हक होता है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, आप मुझे बताएं कि सिर्फ एक बिजली का बिल आप उठा के देखें, तो जब आप बिजली का मीटर का जितने मीटर आपने बिजली खर्च की उसके जब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये सरचार्ज, ये ड्यूटी, ये फला करते करते 13-14 किस्म के टैक्स उसमें डाल दिए। तो कौन को बताया तो जाएगा कि क्या है। फिर उसके बाद ये टीवी टैक्स, ये बड़ा अजीब सा है। मतलब इस हुकूमत ने अगर
3-4 रुपए पेट्रोल कम करके फिर उसके बाद एकदम अभी जंप मारी है 9 रुपए के ऊपर। तो देखिए आवाम जो है ना वो परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सर लेकिन इसमें एक बात है ना सर कि टैक्स तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो अब कमाल ये है कि टैक्स देने वालों को टैक्स देने के ऊपर भी टैक्स देना है। अगर मैं सैलरी क्लास पे जो सरचार्ज लगाया है उसकी बात करूं तो उसकी तो यही डेफिनेशन समझ में आती है। लेकिन जो आप सर टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड और उसके अंदर आपकी अपनी हुकूमत भी शामिल है? आप लोगों के पास भी तो कोई ऐसी खातिरखा कारकर्दगी नहीं है टू शो। तो ये लोग तो कहते हैं हम तो आई बड़े फंसे हुए माहौल के अंदर और वक्त के अंदर है, इस वक्त हम कैसे ये सारी नए एवेन्यूज जो है वो खोल लें? देखिए हम जब जा रहे थे ना तो 22 अरब जो है ना 22 अरब खजाने में छोड़ के गए थे और ये तो कह रहे हैं ना कि हमें बिल्कुल खजाना खाली मिला है। तो अभी आप देखें उस वक्त के 22 अरब डॉलर अभी आप देखें जो इनका रिजर्व है वो 12 अरब डॉलर भी नहीं पहुंचा। वो भी तमाम तरह इन्वेस्टमेंट जो सऊदी अरब से आई है, मुख्तलिफ जो भी हुई है, वो इनकी जो है ना टोटल अगर आप इनके फिगर पे जाए तो 4-5 अरब तो इसमें जो लोकल हमारे बैंकिंग सिस्टम है उनका है। तो इनके पास तो टोटल 10 अरब का भी नहीं है और अब और हमारे दौर में 22 अरब था। तो ये किस तरह मुकाबला कर रहे हैं? ये अच्छा करके जा रहे हैं या बुरा करके जा रहे हैं? हमारे दौर में 158 रुपए तेल था ना, पेट्रोल था। अभी पेट्रोल कहाँ पर है? तो ये लोगों को क्या दे रहे हैं? इन्होंने कोई अलादीन के चिराग दिखाए, कोई विजन तो है नहीं इनके पास। 1.5 साल हो जाए कि अभी फिर आगे कह रहे हैं हमें टाइम दे। अभी आपको कितना टाइम दे भाई? वैसे आप लोगों का भी कोई रोल होना चाहिए ना, यूसुफ भाई साहब, ऑपोजिशन का भी कोई रोल होना चाहिए। आप लोगों ने कोई तजावीज क्यों नहीं पेश की? देखे ना, देखिए तहरीक इंसाफ ने टोटल जब से पाकिस्तान बना है 3.5 साल गुजारे हैं ना, तो 3 साल तो इन्होंने मजाक में गुजार दिए और ये अभी भी कह रहे हैं इमरान खान ने सब कुछ तबाह किया। खुदा के लिए यार 30 साल तुम लोगों ने हुकूमतें की है, 5 बारियां ले चुके हैं, तुम्हारे पास ना कोई विजन है। हाँ एक चीज में माहिर हो, करप्शन। ऐसा बनाओ यहाँ पे। मैं सर आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ, मैं जरा जी मैं आती हूँ, मैं राज साहब को जरा शामिल कर लूँ। मैं आपसे भी पूछूंगी कि ऑपोजिशन का क्या रोल होता है, क्या वो रोल आप लोग प्ले कर सके कि नहीं कर सके? एक तो जो 2-3 बातें इन्होंने की हैं सर, मरियम नवाज साहिबा माजी में कहती थी कि जो हुकूमत रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है वो उससे आप समझ जाएं कि वो आवाम के वोट से नहीं आई, वो आवाम की हुकूमत नहीं है, इसलिए चोरे छुपे ऐसे काम करती है। सर ये तो पिछली मेरा ख्याल है 3-4 दफा हो गई आपकी हुकूमत में कि रात को ही आते नोटिफिकेशन, सुबह खबर मिलती है। नहीं ये तो हमेशा से ऐसे था जी। मैं तो मरियम साहिबा की स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रही हूँ। वो रात के अंधेरे से उनकी मुराद ये रात के 12 बजे मतलब नहीं थे। उनका मतलब ये था कि सडनली एक चीज जो है ना वो आता था उस दौर में, तब बम गिरा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि इसमें डेट ऑफ चेंज ऑफ डेट से होता है अमल दरामद, तो ये हमेशा यानी फर्स्ट बजट हर बजट दुनिया का और पाकिस्तान का वो रात के अंधेरे में आता है, क्योंकि वो रात को 12 बजे नहीं वो उसका इशारा किसी और तरफ था। अच्छा। उसका इशारा इन ये जो घड़ी का टाइम है इसकी तरफ नहीं था। किस तरफ था वो? उनका इशारा उस वक्त के मारूजी हालात पे जिसके तहत वो मामलात हुए थे, जिसके तहत वो एक्सटेंशन मार्ज़े वजूद में आई थी और दीगर चीज़ें, तो उनका इशारा उस वक्त उन हालात में था। वरना हर बजट हकीकत है और हर पॉलिटिशियन और वो भी बखूबी इस बात को समझती कि बजट भी इवन जब इम्प्लीमेंट होता है ये बजट अब पिछली रात को 12 बजे इम्प्लीमेंट। मैं तो सर पेट्रोल की कीमत की बात कर रही हूँ, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रही हूँ, जो कीमत अभी बढ़ी है ये जो नए बजट के बाद लेवी इम्प्लीमेंट हुई है, नहीं आई थिंक प्रॉब्ली उसकी वजह से बढ़ी। अभी तो 15 को फिर रिव्यू नहीं, लेवी के लिए बजट में अलाउंस रख दी गई है, चूंकि वो IMF का एक तकाजा था कि लेवी यहाँ तक जानी चाहिए। जो मतलब अभी मजीद बढ़ेगा, इजाफा होगा जब वो उसका कभी अगर होगा तो, लेकिन ये कमी भी आ सकती है ना। देखें इससे पहले 2 फोर्टनाइट्स में ये अभी माजी करीब की बात कर 15 दिन में होता है, उसमें कमी आई है। 2 दफा कमी आई है, 10-10 रुपए की, 12-12 रुपए की, ये जो मई में और जून में। तो ये वाला तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है जिसका ताल्लुक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और दीगर चीज़ों से। लेवी वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है, उम्मीद यह है कि जब लेवी इम्प्लीमेंट होगी उस वक्त तक शायद किसी और वजूहात की बिना पर, जैसा माजी में कीमतें कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें शायद कम हो जाएंगी, तो आपको भी यही है और इंशाल्लाह हुकूमत इंटरनेशनली वैसे मेरा ख्याल है अभी तक प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हमारा वही बात है कि IMF गिवन भी एक एजेंडा है जिसको हमने पूरा करना है और शायद प्रॉब्ली उस पर हम अमल दरामद करें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और भी पॉइंट्स यूसुफ भाई साहब ने भी रेज किए हैं, उन पर भी बात करेंगे हमारे साथ।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। यूसुफ ज़ई साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि हुकूमत ने कौन कौन से काम जो है वो गलत किए, ठीक नहीं किए, मुझे बताएं बतौर ऑपोजिशन सर आप लोगों ने क्या किया? अब तो आपके अपने रहनुमा ये बात आके गवाही देते हैं, हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते हैं कि हमारे अपने कारकुनान जो हैं वो अब हमसे नाला हैं, वो नाराज़ हैं, वो कहते हैं जी आप लोग अपने मकासद के लिए तो ज़रूर बाहर निकलते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे लिए तो अभी तक आपने एक एहतजाज की कॉल भी नहीं दी ठीक से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये IMF का बजट है, इन बेचारों, ये तो आप इनसे वैसे ही पूछ रहे हैं, इनका इसमें क्या अमल दखल है? ये तो बड़े मासूम से लोग हैं, इनको तो दबाया गया, उन्होंने पढ़ के सुना दिया और बस अप्रूव भी ले लिया। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इसकी मुखालिफत भी कर, और अब उसके बावजूद आप देखें कि वो मंजूर भी हो जाता है, हो गए, तो आप समझे कि ये किसी और का बजट था। देखिए, मरियम बीवी की आपने बात की, 300 यूनिट उसने कहा था हम इक़्तिदार में आए तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, ये भी मजाक था, तो ये भी कौम को धोखा नहीं था। आप जब उसमें ऐलान करते हैं अपने मंशूर में, तो इसका मतलब है कि आपने मंशूर से हट के बात आप कर रहे हैं, वोट लेंगे तो आपको धोखा देना हो गया। तो आप किसी और से इसकी जस्टिफिकेशन न लें कि मरियम ने ये कहा, मरियम ने वो कहा। ठीक है, देखें अब मुकाबला हो रहा है, ये पहले तो ये है कि आवाम को पहले मुतमईन करें, आवाम मुतमईन नहीं है। हम देखें, हम अगर अभी ये काल दे के जी निकले तो लोग ये कहेंगे कि जी देखें ये तो अपने उसके लिए पहले से ये हुकूमत मुखालिफ है, लेकिन आवाम को अभी महसूस होने लगा है हम क्यों हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। बाकी तो देखें, इमरान खान ने जेल के अंदर है, वो मुकाबला कर रहा है, वो कहते हैं मैं अदालतों से बरी होकर निकलूंगा, न मैं रोलिज्म, न मैं बाहर जाने के लिए बीमार होना चाहता हूँ, बहुत सारे आफरे उनको भी नहीं मान रहा है ना। तो देखिए, बाकी शोशा छोड़ा जा रहा है, कभी कहते जी तारिक इंसाफ में कूद पड़ गई, कभी अब ये कुछ लोगों को लॉन्च किया जा रहा है कि जी जो लीडरशिप है वो सही काम नहीं कर रही है, इसमें कोई हकीकत भी है। तो आपने भी सर कल एक प्रोग्राम में थोड़ा सा गिला किया है, आपने भी कहा कि जो सीनियर लीडरशिप है बड़े हिम्मत वाले हैं, और इमरान खान की काल है, जिस दिन उन्होंने काल दे दी तो आप देखेंगे कि कोई मायूसी नहीं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस पे खुश होता है कि तारिक इंसाफ में लोग मुखालिफत हो रही है, धड़ेबंदी हो रही है, ये मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर धड़ेबंदी होगी भी ना और ये सारे पार्टी छोड़ के भी चले जाए, तब भी तारिक इंसाफ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इजाजत है, मैं धड़ेबंदी वाली इशू के ऊपर भी आती हूं। ठीक है, पीपल्स पार्टी और पार्टी नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तारिक इंसाफ है और इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है। अब देखिए, ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, या आप टीवी पे इनको बुलाएं, इनको एक चीज का बताएं कि सैलराइड तबके के ऊपर आपने जो इतना बोझ डाला है वो लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, जो लोग सैलरी लेते हैं उनसे डायरेक्शन होती है। अब आप 50,000 रुपए कमाएंगे। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, मुझे इजाजत दें, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? उसके अंदर आप पहले महंगाई तो कम करें ना, आपने दालें महंगी। चलिए मुझे इजाजत दे सर, ये धड़ेबंदी वाली जो बात है सर, इसकी तरफ मैं आती हूँ, जरा इजाजत दें, मैं राजा साहब से सवाल करूंगी। तो किस हद तक जाएंगे? मेरा ख्याल है सर को आवाज नहीं जा रही है, जरा ऑडियो चेक कर लें। राय साहब, ये जो बात अभी कर रहे हैं ना यूसुफ ज़ई साहब, उन्होंने कहा जी कि IMF का बजट है, इनसे सवाल ना करें। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी हुकूमत के अंदर तो जो लोगों की शिकायत है उसके अजाले का दमखम ही नहीं है, इनसे क्या सवाल करना। मौलाना साहब की तो बहुत मोहतरम है, बहुत काबिल, उनकी कुछ बातें समझ नहीं आई। कल उन्होंने 3 बयानात एक ही नशिस्त में दिए। उन्होंने कहा जी हम चीन के साथ दोस्ती के वकील हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं, और उन्होंने साबित भी किया ये पिछले दिनों चाइनीज़ डेलीगेशन के पास के। दूसरा उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने अमरीकी करारदाद की मजम्मत की और कहा ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। दूसरा। तीसरा उन्होंने कहा ये जो हुकूमत जो कुछ कर रही है ये गैर मुल्की अकाउंट पे इशारे पे कर रही है। अब दुनिया में इस वक्त गैर मुल्की आका जो हैं वो नमीबिया तो है नहीं है, ना घाना है। नहीं सर, देखिए किसी भी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुक के तो कोई खिलाफ नहीं होता ना, आप कितना आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो एक अलग मामला होता है। वो आका चाइना को कह रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, चले एक बात नहीं। दूसरा उन्होंने जो असम्बली में तकरीर की, उन्होंने कहा जी हालात इतने दगरगू हो चुके हैं सूबा KP में कि कोई मगरिब के बाद ये नहीं है, और 50,000 लोग, और बड़ी उन्होंने एक खौफनाक तस्वीर खींची, और उसके बाद वो उसी चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं जो ऑपरेशन का हाँ। यानी देखें, अगर तो सियासी जमात PTI या JUI या खुदा न ख्वास्ता कोई और जमात उसके पीछे है उन हालात के, और वो ये पैदा कर रहे हैं, फिर तो कंसेंसस ज़रूरी है कि जब जैसे ही कंसेंसस होगा वो अपने बंदे पीछे हटा लेंगे और अमन हो जाएगा।
अगर तो ये बात है, अगर वो नहीं है तो फिर जो ऑपरेशन है जो माजी में भी चल रहा था और जो दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम ने बड़ा सफर किया है इस ऑपरेशन की वजह से, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कंसर्न इनवैलिड तो नहीं है ना? वो कहते हैं कि हमें बताएं तो सही कि हमारे लोगों के साथ क्या होगा, उन्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो बड़ी वाज़ेह आ गई है कि वो तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो अनमैनेजेबल हुए थे। तो उस वक्त सवाल फिर ये ना, इलेक्टेड लोगों को साथ लेकर चलने में क्या कबाहत है? हुकूमत क्यों घबराती है लेके साथ चले? जहाँ तक ये इस पॉलिसी का ताल्लुक है, अगर इलेक्टेड लोगों को साथ लेके ना चलना होता तो असेंबली में इस बारे में गुफ्तगू क्यों होती, कैबिनेट में क्यों लाया जाता? और इसके बाद तो नहीं हुई ना, सिर्फ ऐलान करके इन्फॉर्म किया गया है कि हम ये करेंगे। तो यही होता है, किस छापे का पहले बताया जाता है कि जी हम फलां इतने बज के इतने मिनट पे फलां जगह पे ऑपरेशन होगा। छापा मारना होता है उसको नहीं बताया जाता, लेकिन जो साथ टीम होती है उसको तो ऑन बोर्ड नहीं, हमें ना बताएं, हम तो पार्लियामेंटेरियंस की क्या मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं उनको भी इन नज़ाकतों का इल्म नहीं होना चाहिए, वो बात निकल जाती है। हमारा दुनिया भर में कहीं नहीं होता जो ऑपरेशन हसास नौइयत के होते हैं, उसमें कभी भी उसमें इवन मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड नहीं होते। ये फैक्ट है। हाँ, किसी हद तक आप कह दें कि सिक्योरिटी के अदारे, तो वो तो मुमकिन नहीं है किसी लम्हे ना। इनके दौर में जो ऑपरेशन था उसके मुतल्लिक आगाह किया गया था सबको कि इतने बज के इतने मिनट पे होगा, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तब आप लोगों का शिकवा भी होता था ना, आज उनका शिकवा ये है एनेस्थीसिया के बगैर होगा या एनेस्थीसिया के साथ होगा। नहीं, तब आप लोग भी ये सवाल करते थे कि बताएं कि एनेस्थीसिया के साथ होगा या बगैर होगा। आज वो कर रहे हैं तो फिर गलत हो गया सवाल। मुल्क की सलामती के मुतल्लिक और दहशतगर्दी के मुतल्लिक ऑपरेशन का कभी भी रिकॉर्ड पे हमारी जमात जो केपीके की आप बात कर रहे हैं, यूसुफ साहब का अपना ताल्लुक भी है सर, इस पे कैसे ये जो बात अभी कर रहे हैं राजा साहब, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सियासी जमातें तो इन्वॉल्व नहीं है अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट करने में, हमें एक दहशतगर्द नासिर से कोई खतरा है जो अमन अमान की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन में आपको या किसी को भी क्यों कोई शिकायत होगी सर, या है? देखें, ये नालायक लोग हैं, फॉर्म 47 के लोग, इनका आवाम के साथ कोई वास्ता ही नहीं है ना। ये कैसे बातें कर रहे हैं कि सियासी लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत नहीं, तो किसको एतमाद में, फिर इजाजत कौन देगा इसकी? सर आपके चीफ मिनिस्टर तो थे ना जब इसका एक ब्रॉडर वो डिस्कस हुआ था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप बेशक जो सिक्योरिटी के जब ऑपरेशन शुरू होता है ना, उस वक्त कोई किसी को नहीं बताता है कि हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन जब आप किसी इलाके के अंदर जब आप जाते हैं ना, आप ऑपरेशन का फैसला करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्योंकि उसकी बैकिंग आवाम करती है। जब तक आवाम साथ नहीं होंगे तब तक कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हम नौमान के हवाले से देखें, हमें कंसर्न ये है कि जो एक तो जो वजीर दिफा है उसने जो गलत बयानी की उसके अंदर कौमी असम्बली में आके जी फैसला हो चुका है, बाद में भी उसी हुकूमत को तरदीद करनी पड़ी। हमारे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने क्लियर आके कहा कि जी ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई है, सिर्फ जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से एक लफ्ज आया उस पर बात हुई और ये कहा गया कि इस मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करना है। हमने कहा जी खत्म करना है, और इस मुल्क के अंदर नौमान को ठीक करना है जी, ठीक करना है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि जी ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो उस बात को लेके 2-3 दिन तक तो टीवी पे आपने भी देखा, ये इन वज़रा को खुद नहीं पता था। बाद में उनको किसी ने बताया कि जी वो तो फैसला तो नहीं हुआ है, ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो हमारी कंसर्न देखिए ये कभी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम नौमान ठीक करना है तो हम सबसे पहले तो हमें जरूरत है नौमान की, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि देखिए अफगानिस्तान है, वहां पे हुकूमत आ चुकी है, आप उनसे 2 टोक बात कर लें, आप उनसे मुज़ाकरात स्टार्ट कर लें, उनसे बोलें कि भाई हमने जो आपको जो हम मान रहे हैं तो इस बुनियाद पे मान रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे हमारे खिलाफ। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और आपको वज़ीर ये बयान देगा कि हम जाके वहाँ घुसकर हमले करेंगे, तो इससे तो देखें आप अपने ताल्लुकात और भी खराब कर रहे हैं, आप अपने लिए और भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम ऑलरेडी मसाइल में गिरे हुए हैं। तो कुछ वो होती है, हिकमत अमली होती है जो इनके पास नहीं है। और बाकी कोई भी देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में ना लें, ये कोई वो जंग नहीं है कि आप यहाँ से एक गोला फेंकेंगे दूसरी तरफ पे लगेगा। ये लोगों के अंदर घुसकर अपने ऑपरेशन होते हैं और ये ऑलरेडी शुरू है। आप देखें जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तो कब से शुरू है। ये वज़ाहत तारिक साहब ने भी की है कि ये तो चल रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है, जो हमारे फौजी जवान, हमारे बच्चे, हमारे भाई,
ये जो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं, ये कुर्बानियां इस तरह तो नहीं है कि इस तरह रायगढ़ चली जाए। ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेनी है साहब, एक ब्रेक लेनी है सर। ब्रेक से वापस आके तो कुछ और बात करते हैं। ऑपरेशन का भी इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन कुछ बजट से जुड़े अभी मामला हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। अखराजात कितने हैं, रेवेन्यू कितना है? औरंगजेब साहब कहते हैं कि जब तक रेवेन्यू अखराजात से बढ़ेगा नहीं तब तक बेहतरी नहीं आएगी, रिलीफ नहीं मिल सकता, जो कि बात दुरुस्त है। लेकिन हमने ये करने के लिए क्या किया है, ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ किया है इस बजट के अंदर कि नहीं, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था राजा साहब, अखराजात और रेवेन्यू, इनकम कितनी है, उसमें से आप खर्च कितना करें। घर का बजट भी बनाते हैं तो जितने पैसे कमा के लाते हैं उन्हीं के अंदर से बनाते हैं। पैसे हमारे पास है नहीं सर, हमें मजीद कर्ज की ज़रूरत है इस मईशत को अफ्लोट रखने के लिए, अपना सर पानी से ऊपर रखने के लिए। लेकिन हमारे जो अखराजात हैं सर, मैं जो है ट्रैवल करूँगी तो मैं 12-14 हज़ार पे हर टिकट पर अब ज़्यादा दूंगी। आपको पहले 20 टिकट मिलते थे सर, अब आपको 30 मिलेंगे। अगर एक आम, और ये आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो कि आप लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते रहे कि एक अवाम दुश्मन बजट लेके आ रहे हैं, उनकी लाई हुई रिकमेंडेशंस थी कि जो मराहत हैं मेंबर्स नेशनल असेंबली की उनको बढ़ा दिया जाए। पहले भी आई थिंक 12 रुपए पर वो था पर किलोमीटर चार्ज आप लोग करते थे, अब 10 रुपीज़ था, अब शायद 30 हो गया, 25 हो गया। सो कहने का मकसद ये है कि हमने अखराजात कहीं से कम करने थे तो यहाँ से शुरू नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल यहाँ से शुरू करना चाहिए था जी। मैं इस बात का बड़ा स्टॉन्च वकील हूँ। मैं सिर्फ अपनी नालायकी का एतराफ़ कर लूँ, अपनी कम मायगी का, अपनी कम इस्तेदाद का, कि हम इतने नालायक हैं कि हम में ये सलाहियत नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों में जाकर और वहाँ पर दूसरे मुल्कों की असम्बलियों से करारदादें पास करा सकें अपने मुल्क के ख़िलाफ़। हम में ये सलाहियत नहीं है, हम बिल्कुल नालायक हैं कि हम IMF को चिट्ठी लिखने के लिए हमारे पास अंग्रेज़ी नहीं है कि वो पाकिस्तान को मदद मत दें। हम इतने नालायक हैं कि हमारा वफाकी वज़ीर ख़जाना सूबाई वज़रा ख़जाना को ये टेलीफोन नहीं कर सकता कि IMF को कहो कि जो भी कर्ज आएगा इसके हम सूबे ज़िम्मेदार नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत लायक हैं? हम ये बिल्कुल लायक है जी। हम इनकी लियाकत की, इनकी इस्तेदाद की, इनकी मेहनत की, इनकी सलाहियत की, इनकी जुर्रत की तारीफ़ करते हैं। आपने सर जिक्र कर दिया उस करारदाद में एंटी पाकिस्तान क्या है? वो अगर ये कहते हैं कि आप साफ और शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें या इन्वेस्टिगेट करें तो उसमें एंटी पाकिस्तान क्या बात है? जी आपका हमसाया आपको कहता है कि जनाब आपने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, आप ये लिबास पहने, तो बात तो गलत नहीं है सर। हमारा लेकिन दोस्त है चीन ने भी कहा है कि इन्वेस्टिगेट करें अपने इलेक्शन। लेकिन सोवरेनिटी के मुताल्लिक जो है ये ओपनली बातचीत में शायद आपस में एक दूसरे को कह देते होंगे, लेकिन एक ओपन करारदाद पेश करना, उसके लिए लॉबी करना, उसके लिए मेंबर्स को, और बाकायदा लॉबिंग फर्म्स काम करती रही। क्या प्रूफ है हमारे पास? लेकर आए सामने रखे, एक्सपोज करें इनको। ये रोज मीडिया में सारे प्रूफ्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो उनके खुद जरीदे ये लिखते रहे हैं रिपोर्ट्स, और उनके डॉक्यूमेंट्स। लॉबिंग फर्म की बात है ना कि वो है, तो वो तो सर हर सियासी जमात ने हायर की होती है, आपकी जमात भी है, हमने सुना। लेकिन वो मुल्क के अगेंस्ट कभी नहीं हुआ। ये सवाल एक दफा चले वो पाकिस्तान स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आया, हम उसको कह सकते हैं कि हमारा अपना इंटरनल अफेयर है, आई टोटली गेट दैट। मैं सिर्फ सवाल ये कर रही हूँ उसमें एंटी पाकिस्तान क्या, मुल्क के खिलाफ क्या है? मुल्क की क्या मैं और आप नहीं चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेट करके ये अगर झूठ बोल रहे हैं इन्हीं को झूठा साबित कर दें, कहीं जी हुए हैं साफ? बात उस बात के कहने की नहीं है, बात क्यों कही गई है? बात यह है कि कौन कह रहा है। देखिए ना, ये हम किसी मुल्क के अंदरूनी कोई किसी मुल्क के बारे में ये कह के देख लें, पाकिस्तान तो चलें कमजोर मुल्क है, उसकी तो कोई उसको तो वो सबके बारे में कहते हैं, प्रॉब्ली वो एक सुपर पावर का रोल है। उन्होंने भी भारत के बारे में एंटनी ब्लिंकन साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, उन्होंने कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉज जो है और वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक है हमें तशवीश है, तो उनके बारे में भी बात। क्या भारत ने उस पर रिएक्ट नहीं किया? सर किया होगा। मेरा सवाल वही है कि अगर भारत ने रिएक्ट किया, भारतीय हुकूमत ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसे अपनी सोवरेनिटी, अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दिया। हमारे मुल्क में जैसे इलेक्शंस हुए और जैसे उन्हें ट्रीट किया गया, ये एम्बैरेसिंग नहीं था हमारे लिए इंटरनेशनली? चले इसको ऐसे सवाल कर लेती हूँ। हालांकि मेरा बिल्कुल इस पर यही इत्तेफाक है आपसे कि किसी को नहीं कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हुआ। देखें, उस इलेक्शन के नतीजे में KP में हुकूमत बनी है एक, वो हुकूमत भी ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान जो रोना रो रहे हैं, पंजाब में तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है। सर PTI के अपने कितने लोगों ने चैलेंज किया हुआ KP के अंदर की नशिस्तों को भी, कि वो कहते हैं वहाँ पर भी ज्यादती हुई? नहीं, देखे ना, अक्सरियत 3/4 से ज़्यादा इन्हें अक्सरियत सूबे में मिली है। तो मौलाना फजलुर रहमान जो एतराज़ कर रहे हैं वो कोई रहीम यार खान के इलेक्शन पे तो नहीं कर रहे, वो KP पे ही कर रहे हैं ना, या बलोचिस्तान पे। बलोचिस्तान से तो उन्होंने बल्कि नशिस्तें जीती हैं, सिंध पे भी कर रहे हैं। वैसे मौलाना तो कहते हैं मैं तो इन 3 सूबों का, वो तो अभी अनकरीब इस्लामाबाद पे भी करने आ रहे हैं। लेकिन जो बात है, कमिंग बैक टू आपके सवाल के, कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस स्टेज पे, क्योंकि कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैं
1996 में सरकारी अफसर था, तो उस वक्त लाहौर अगर आप अपनी गाड़ी यूज़ करें तो 10 रुपये एज ग्रेड 17 ऑफिसर पर किलोमीटर मिलता था। और पिछले 20 साल से तब भी गलत था, ये करते आए तभी यहाँ तक पहुँच गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 रुपये तब था जब पेट्रोल 14 रुपये था। हाँ। तो ये कहीं किसी ने वो मूव की और वो 25 रुपये में आज भी स्कूटर 20 रुपये में नहीं चलता। लेकिन बहरहाल इन प्रिंसिपल मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। यूसुफ साहब की जो बात अभी कर रहे थे ना मौलाना की शिकायत वाली, थोड़ा सा उसको एड्रेस जरूर करें। अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे बारे में कंट्रोवर्सी बनाते हैं कि धड़ेबंदी हो गई है। आपने खुद सर कल एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि सीनियर लीडरशिप को पीटीआई की इग्नोर किया जा रहा है। कंफ्यूजन तो सर कहीं ना कहीं है। मौलाना फजल रहमान भी शिकायत कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इल्हाक करना है तो आपस की जो आप लोग बिखरे हुए हैं पहले यकजा हो और उसके बाद बैठे और एक दफा एक हतमी बात करें कि कैसे लेके बात को आगे चलना है। देखें, ये बड़ी लोगों की ख्वाहिश है कि शायद पीटीआई के अंदर रेफ्ट हो जाए। उस वक्त उनका लीडर जेल में, इसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा जी, बगैर निशान के इलेक्शन लड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे इन्होंने ये कहा ना कि हमारे इसमें मुदाखलत है कि क्यों कहा गया कि जब इलेक्शन फेयर कराएं। साइफर मुदाखलत नहीं था। साइफर पे तो मेरे ख्याल से इन्होंने इतना शोर मचाया कि जी हमसे अमेरिका नाराज हो रहा है, ये कैसे इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो उस पर तो नाराज था और आज जब ये खुद कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो शफाफ करा लें। हाँ। क्योंकि देखें इलेक्शन से पहले जब मुश्किलात थी तो ये क्या कहते थे लोग, यार इलेक्शन करा दो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये जो पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, कितने धड़ल्ले के साथ कहती थी पीटीआई तो खत्म है, अब तो इनका कोई भी नहीं है, ये तो हवा का बुलबुला था, खत्म हो गया, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आए थे, खत्म हो गए। उसके बाद आपने देखा है कि दोनों ने मिलकर भी मुकाबला नहीं किया। नहीं कर सकते। देखिए आवाम जो है ना, फैसले आवाम के पास होने चाहिए। ये बेचारे इनका मसला ये है कि ये इनके पास इख्तियार नहीं। लेकिन यूसुफ साहब यही सवाल वैसे अभी क्योंकि जाहिर है मैं तो एक इंडिपेंडेंट वो हूँ, मैं ये सवाल पलट के आपसे भी तो कर सकती हूँ ना कि कल एब्सोल्युटली नॉट था, कल ये था कि मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है, आज क्यों खैर मकदम किया उस करारदाद का। एज अ पाकिस्तानी तो हमें अभी भी कहना चाहिए मुदाखलत है। देखिए मेरी बात सुने, मैं मुदाखलत की बात नहीं कर रही हूँ। अगर अमेरिका के साथ आपकी हर चीज जुड़ी हुई है, आप कोई भी मुश्किल होता है आप अमेरिका से मदद मांगने पहुंच जाते हैं, तो अमेरिका को तो आपने खुद इन्वॉल्व किया है अपने साथ, हर चीज के अंदर आपने उसको इन्वॉल्व किया है, हर चीज में आप उनको अपडेट रखते हैं। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई आपकी जो मसाइल बढ़ रहे हैं वो तो इलेक्शन की वजह से बढ़े हैं, ठीक है, आपने इलेक्शन फेयर फ्री कराया नहीं है, तो इसमें इतने नाराजगी की क्या बात है। अच्छा चलिए, मुझे थोड़ा सा वक्त भी अभी लिमिटेड है, मुझे ये बताएं कि मौलाना के साथ सर किसी किस्म का अलायंस आप लोगों ने कमेटी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आपको मुमकिनात में से नजर आता है एक तरफ आप लोग अलाइन होने की बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, दूसरी तरफ आज जो आपकी रिजर्व सीट्स वाला केस लगा हुआ है उसके अंदर जेयूआई का वकील इलेक्शन कमीशन के वकील के जो वो थे कॉमेंट्स थे और आर्ग्यूमेंट्स थे उनकी हिमायत करके आ गए हैं, यानी कि वो भी ये समझते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो इतना डिफरेंस है तो कैसे एक साथ चलेंगे फिर? देखो हमें भी कोई शौक नहीं है मौलाना हमारे साथ मिले, अच्छा। लेकिन जो कि गोल एक है, हमारा गोल, हम भी ये चाहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत लाना है, वो भी चाहते हैं, अब उनकी मर्जी है। हम तो देखें हमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हम तो ना मुस्लिम लीग है ना पीपल्स पार्टी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें पीडीएम में सिर्फ मौलाना के लोग होते थे, हमारे पास ये मसला नहीं है, हमारे साथ तो अपने स्ट्रीट पावर मौजूद है। अगर हमारे साथ मिलना चाहते हैं, गोल है कि ठीक है नहीं है तो अपना करें, हम अपना करेंगे, कोई इस तरह। फवाद चौधरी साहब ने भी आप लोगों को मशवरा दिया है, वो कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस बनाना पड़ेगा ऑपोजिशन का और कोई हल नहीं है सारे मसाइल का। ये फवाद चौधरी जो है ना ये मशवरे पहले भी देते रहे हैं, उनके मशवरों की वजह से ही जो है ना यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से अब ये मशवरा अपने पास ही रखें। हाँ। जिनके मशवरे से ये आते थे जाते थे उनको ये मशवरा। कौन सा उनका मशवरा था वैसे जो आपके ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसानदेह था? वो सुनने में आ रहा है पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने का मशवरा उन्होंने ही दिया था। देखिए मेरे ख्याल से अब उनके मशवरे की कोई जरूरत भी नहीं है, ना उनकी अहमियत है। हाँ। जब मुश्किल वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो ये लोग छोड़कर चले गए। अब बड़ी अजीब सी बात है, कहते हैं जो नए लोग आए हैं क्यादत कर रहे हैं, इनको तो कुछ समझ नहीं है, इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। भाई ये नए लोग हैं, ठीक है, इनकी कमिटमेंट को देखें। ये थोड़े कि उनको समझ है या नहीं है, समझ तो इंसान तजुर्बे से सीख जाता है, कोई जरूरत। लेकिन ये तो आप तो तजुर्बाकार थे ना,
आप बिल्कुल ठीक है, अहमियत मिली हुई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, वक्त थोड़ा सा महदूद है, इजाजत देंगे। मैं राज साहब को आखिर में एक कमेंट ले लूँ। ये जो बात अभी कर रहे हैं यूसुफ साहब, वो कहते हैं हमारे पास स्ट्रीट पावर है। आपने भी अपने कमेंट में कहा कि वो तो जल्द इस्लामाबाद तक भी आ जाएंगे मौलाना के हवाले से। कोई खतरा महसूस करते हैं गवर्नमेंट के अंदर विद द गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन कि अगर ये भी सड़कों पर निकल आते हैं तो क्या होगा? सड़कों पे तो ये निकले थे, 9 मई को भी निकले थे। हमें सिर्फ बंदोबस्त करना पड़ेगा इनके निकलने के ऐलान के बाद। इन्होंने कहा अभी कि हमने कॉल दे दी तो ये कर देंगे। तो हमें अपने शोहदा की यादगारों की हिफाजत का अच्छा बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमें उनकी कब्रों की हिफाजत का अच्छा बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जाने दी थी। सर अवामी प्रेशर भी साथ आएगा महंगाई की वजह से, बैड इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल है, लेकिन लोग समझदार हैं, इसको समझेंगे और ये रिलीफ भी इंशाल्लाह मिलेगा। ये आर्जी है, टेम्परेरी है। इस वक्त एनी टाइम सून तो नहीं लग रहा, इस वक्त गर्मी नहीं है। चले थोड़ा माजी बहुत मुस्तकबिल बहुत करीब ना सही, मुस्तकबिल कम करीब तक इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए आपने टाइम दिया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब के भी शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। अश्विन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।